बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ होल फार्माकोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और चूंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं तो हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। जो पार्शियल एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट के पास सब मैक्सिमल एफिकेसी होती है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों काम कर सकते हैं। वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन जब ज़्यादा होती है, जबकि ड्रग सेल के अंदर आयोनाइज्ड होती है, प्रोटीन से बाइंड करती है, टिश्यू की प्रोटीन के साथ। एल्डरली पेशेंट के अंदर बायो डिस्पोजिशन रिलेटिवली अल्टर्ड होता है, कम होता है, क्योंकि वो मेटाबलाइज नहीं कर पाते और मेटाबॉलिज्म के अंदर ऑक्सीडेशन आ जाती है। अगर कंबाइंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट सम के ज़्यादा हो तो उसको सनर्जिज्म बोलते हैं। ठीक है। वल्नरेबल पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो इंसुलिन और ग्लूकागोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनका फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म होता है, डिफरेंट रिसेप्टर के जरिए ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करना। इसके बाद हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ के अंदर 50% कंसंट्रेशन का गिर जाती है। ओके। आगे कौन सा प्रोसेस परमिएशन के लिए नहीं होता? तो परमिएशन के अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, एक्वस डिफ्यूजन होती है। ओके। इसके बाद फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिस्ट है, तो ये डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद वो कौन सा प्रोसेस होता है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता? जब एंटागोनिस्ट बाइंड करते हैं कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा। ओके, ठीक हो गया। तो अगर ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर पर बाइंड कर रही है और रिस्पॉन्स डिफरेंट है, ऑपोजिट है, तो अब इसको फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म कहते हैं। 50% कंसंट्रेशन का कम होना उसको हाफ लाइफ कहते हैं। ओके। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ओके तो अनचेंज फॉर्म में ड्रग एंटर हो रही है या ओरली आपने दिया है और इंट्रावीनस से कंपेयर करना है, तो आप एरिया अंडर द कर्व देखते हो, यानी बायो अवेलेबिलिटी देखते हो, इनकी रेशियो को देख लेते हो। एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है जिसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्टिव हो जाती है। ओके, तब उसको क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग बोलते हैं। ठीक हो गया। ओके। फिर इसके बाद दो ड्रग है, सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम में बाइंड एक्ट करती है, डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन रिसेप्टर भी डिफरेंट होता है, ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है, तो उसको फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद ब्लाइंडिंग के बारे में बात की गई है। जो ब्लाइंडिंग होती है वो सिंगल या डबल दोनों हो सकती है। ओके। सिंगल के अंदर इन्वेस्टिगेटर को, जबकि जो पेशेंट है और इन्वेस्टिगेटर दोनों को ना पता हो, तो वो डबल ब्लाइंडिंग होती है। बाइस्ड फैक्टर को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद यानी वो एक्सेप्शन वाला पूछ रहा है, तो इफ़ 2 आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर अगर दोनों को ना पता हो तब इसको डबल ब्लाइंडिंग कहते हैं। सब्जेक्ट के लिए अकेले नहीं होती। फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ड्रग की डोजेस को स्टडी करते हैं तो उसे पॉथोलॉजी बोलते हैं। पेन को रिलीव करने वाली एंटी पेन यानी एनाल्जेसिक्स होती है। एंटीपायरेटिक तो उसके लिए होती है, फीवर को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके। इसके बाद है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब क्या है? यानी अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का क्या मतलब होगा कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये लिखा है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से डिक्लाइन हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने सही ऑप्शन सी लिखा हुआ है। डैट मीन्स कि वो लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है और इसकी लो बायो अवेलेबिलिटी है। ओके, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। देखिए, द मोस्ट फ्रीक्वेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो कॉन्जुगेशन होती है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन है, फिर आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। आगे सनर्जिज्म की एग्जांपल क्या होती है? सनर्जिज्म को नहीं आता तो वो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होती है। बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक को कभी भी मिला के नहीं देते। अब कौन सा रूट होता है जो पार्शियली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है? तो रेक्टल है, वो पार्शियली करता होता है। ट्रांसडर्मल के केस में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। अगर सेल के अंदर आयोनाइज होती है, अगर वो प्लाज्मा में आयोनाइज होगी तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया। ओके। तो अगर वह सेल के अंदर आयोनाइज होगी तब उसका वीडी काफ़ी बड़ा होगा। इसको ठीक कर लो, पहले कोई और लगाया बता। अब जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है वो सब मैक्सिमल एफिनिटी प्रोड्यूस करते हैं, सब मैक्सिमल एफिकेसी होती है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों काम कर सकता है। जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, लाइफ सेविंग के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए हम किस फॉर्म में देते हैं? सबलिंगुअल फॉर्म में देते हैं। अगर किसी ड्रग की इंटीरियोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है तो फिर इसका फार्माकोकाइनेटिक में क्या होगा? क्या होगा उसका? यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंसिव एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, तब इस केस में उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। साइक्लिंग बार बार होती रहेगी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। वीकली एसिडिक ड्रग एलिमिनेट होती है, किस एब्जॉर्ब होती है कहाँ से? स्टोमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद ड्रग की कॉन्जुगेशन होती है ग्लूक्रोनिक एसिड से, तो वो किस केस में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी? पहले यह है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। दूसरा न्यू कंपाउंड है जिसके पास फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ओके, तो
बेस्ट ऑप्शन होगा एलिफेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। अगर कोई ड्रग एक्टिव होगी तो वो सेम फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 29 MCQ की तरफ। रीनल एक्सक्रीशन की बात कर रही है, तो रीनल एक्सक्रीशन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं होती वही ग्लोमेरुलर से फिल्टर होती है। ड्रग प्रेजेंस इन द मिल्क ब्रेस्ट। ओके, तो जो लिपोफिलिक होती है वही बैरियर को क्रॉस करती है, प्लेसेंटल बैरियर को और ब्रेस्ट मिल्क के एपिथेलियम वाले बैरियर को। ओके, अब कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो पोटेंट और लिपोफिलिक ड्रग के लिए इस्तेमाल होता है, तो वह ट्रांसडर्मल है, पैच फार्मुलेशन के लिए, स्पेसिफिकली फेंटेनॉल एग्जांपल होती है। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन फेज नहीं होता, अगर इंट्रावीनस होगा तो कोई एब्जॉर्प्शन का फेज नहीं होगा। आगे दोबारा वही सवाल आ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका अल्फा होगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स इनिशिएटेड विद द लाइगेंड, तो ये रिसेप्टर पाथवे होती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता है। एल्डर पेशेंट के अंदर ड्रग बायोडिस्पोजिशन कम होती है, क्योंकि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वाली एंजाइम नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। ओके, ड्रग है, ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर रही है, तो वो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है या फंक्शनल एंटागोनिज्म होता है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, डोज ओवर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, तो 90 ऊपर और 2 नैनोग्राम नीचे, तो उसको डिवाइड कर लेना, तो आंसर पता नहीं क्या आएगा, 45 लीटर आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेशन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, तो अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है तो वो वीडी ऑफ लिपोफिलिक ड्रग को बढ़ा देता है, ऐसी बात नहीं होती, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। इसके बाद 39 की तरफ चलती है। एक ड्रग रिसेप्टर से कंबाइन करती है और स्मॉल डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो ये किसकी एग्जाम्पल बता रही है, पार्शियल एगोनिस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, आगे एक ड्रग है जो 10 मिलीग्राम पे सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, दूसरी 100 मिलीग्राम पे है, तो जो 10 पे प्रोड्यूस करती है उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एंटीडोट किसके लिए स्पेसिफिक है, लेड के लिए सक्सीमर वगैरह होता है, डिफ्रॉक्सामिन आयरन के लिए होता है, फ्लोमाजेनिल बेंजोडाइज़पिन के लिए होता है, बीटा ब्लॉकर के लिए ग्लूकागोन होता है, वारफेरिन के लिए विटामिन के होता है। ओके, इन्होंने यहाँ पे चार्ली को ठीक किया हुआ है। हाँ, थियोफाइलिन के लिए हाँ बीटा ब्लॉकर वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो मेटाक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है क्योंकि डोमपेरिडोन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन प्रोपेनोलोल होगा। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन स्टार्ट करती है पंप के जरिए। ओके, और ड्रग की डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट है ओवर द टाइम। ओके, तो 3 से लेकर 4 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट नहीं करता, तो एंटागोनिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर के हवाले से जो आयोनाइज ड्रग होती है वो CSF के अंदर नहीं आ सकती। ड्रग की प्रेजेंस है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, डैट मीन्स कि वो क्या है, लिपोफिलिक मालिक्यूल है। ओके, अब यहाँ पे हाफ लाइफ वाला कोई फार्मूला दिया हुआ है, तो स्टेडी स्टेट कब अचीव होती है। ओके, तो स्टेडी स्टेट कब अचीव होती है, तो ये कोई फार्मूला लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है, तो आप इसको देख लेना कैप्लान वगैरह से, इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल एगोनिस्ट, तो पार्शियल एगोनिस्ट कौन सा होता है इन सब में, पार्शियल एगोनिस्ट होता है निकोटीन होती है, पार्शियल एगोनिस्ट होती है निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर। वैसे पार्शियल एगोनिस्ट में वेरानिसिलिन सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद एडिशन ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड है, ग्लूक्रोनिक एसिड को ऐड करने की वजह से ड्रग की इनएक्टिवेशन हो जाती है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। एक्सिपिएंट क्या होती है, ये प्लेसेबो होती है, ठीक है। प्लेसेबो का क्या मतलब है, जिनके पास कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट सब्सटेंस होती है, अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए इस्तेमाल होती है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद लिखा है कि जो ग्राफ है वो एस की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी जो एस वाली जो ड्रग थी उसकी वजह से ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद ड्रग पोटेंट होती है जब वो कम कंसंट्रेशन के ऊपर गिवन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। पार्शियल एगोनिस्ट सब मैक्सिमल एक्टिविटी होती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों काम कर सकती है। ओके, एक ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है अगर वो क्या हो, अगर वो लिपोफिलिक हो और अनआयोनाइज्ड ड्रग हो, ये तो हर एक बैरियर के लिए अप्लाई होता है, ठीक हो गया। ओके, तो कौन सी ड्रग फार्मूलेशन यूज़ हो सकती है अगर हमने एक मेडिकेशन को 3 मरतबा लेना है, तो एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूलेशन सबसे बेस्ट होती है, ये लिपनकॉर्ड का MCQ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूलर इवेंट कौन से इनिशिएट होते हैं जब रिसेप्टर के साथ लाइगेंड बाइंड करता है, तो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होते हैं। इंट्रावेनस इन्फ्लुएंस स्टार्ट की है पंप के जरिए, ठीक है, और कांस्टेंट ड्रग की डिलीवरी है ओवर द टाइम, तो कौन सा फैक्टर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये दोबारा आ चुका है, तो ये हाफ लाइफ होता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि रिफेम्पिन और आइसोनियाजाइड के साथ मिला के देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिफेम्पिसिन क्या होती है, रिफेम्पिसिन मेटाबॉलिक इंड्यूसर होती है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देती है, तो रिफेम्पिन इंड्यूसर है। इसके बाद अमॉक्सिलिन दी गई है, न्यूमेरिकल आया हुआ है,
तो इसको छोड़ो न्यूमेरिकल को। आगे लिखा हुआ है कि ड्रग रिसेप्टर पे कंबाइन करती है और स्मॉल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो वो पार्शियल एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी बता रही है। दोबारा पोटेंसी वाला फार्मूला है। इसके बाद चलते हैं ऑटोनॉमिक और न्यूरोमस्कुलर फार्माकोलॉजी की तरफ। ओके, तो मसल फेसिकुलेशन और उसके बाद मसल की पैरालिसिस सक्सिनएल्कोलिन की वजह से होती है। टॉपिकल ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रोपिकेमाइड है, तो ट्रोपिकेमाइड क्या करवाती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, तो आयरस स्फिंक्टर मसल को या सर्कुलर मसल को रिलैक्स कर देती है। एट्रोपिन क्या नहीं करवा सकती, तो एट्रोपिन ब्रोंकोस्पैज्म ब्रोंको डायलेशन करवाती है, ब्रोंकोस्पैज्म तो कोलिनोमिमेटिक करवाती है। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है जो पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि क्या करती है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 10 ईयर ओल्ड पीनट्स ले लिया है, ईचिंग है, एनाफाइलैक्सिस हो गई है, तो एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस की मैनेजमेंट के लिए फाइसोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन देते हैं। एट्रोपिन की वजह से क्या नहीं होगा, तो ब्रोंकोस्पैज्म नहीं होगा, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपरथर्मिया और हेलोसिनेशन हो जाती है। इसके बाद फेंटोलामीन और टोलाजोलिन, इनके बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, तो ये टकीकार्डिया करवा सकती है, रिफ्लेक्स टकीकार्डिया, जो कि अल्फा 1 ब्लॉकर से रिलेटिवली ज़्यादा होता है। इसके बाद कौन सी ऑप्थेल्मिक एजेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर ट्रोपिकेमाइड है, बच्चों के अंदर एट्रोपिन यूज़ करते हैं, फंडोस्कोपी के लिए भी ट्रोपिकेमाइड यूज़ करते हैं। ओके, जो हेपेरिन के एंटागोनिस्ट है प्रोटामीन से, तो वो किस में आती है, केमिकल एंटागोनिस्ट में आ जाती है। नेक्स्ट है कि कोलिनोमिमेटिक ड्रग के यूज़ के हवाले से सवाल पूछ रही है, तो कि कौन सी कोलिनोमिमेटिक ड्रग होती है, न्यू डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एगोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर कोलिनोमिमेटिक है, तो वो पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे इन्होंने सही किया हुआ है सिवामिलिन को, हालांकि बुक में पाइलोकार्पिन, बिथेराकोल वगैरह ये लिखी हुई है, तो आप बुक को फॉलो करना, तो पाइलोकार्पिन है। आगे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के हवाले से कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ओके, तो इकोथायोफेट वैसे इसका सबसे ज़्यादा होता है इन सबसे, 24 आवर्स तक होता है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, तो इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक की वजह से क्या होता है, ओके, नापापैथी, ड्राई स्किन, वेस्कुलर डिजीज, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। अब कोई बन ही नहीं सकता तो हम न्यूरोपैथी को डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नर्व्स के ऊपर एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस वगैरह देखने को मिलती होती है। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग के बारे में क्या ठीक होती है, तो जो एट्रोपिन है वो वाइडिंग को स्लो कर देती है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फार्माको डायनेमिक्स ऑफ एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, तो कौन सा बीटा ब्लॉकर के पास लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी टिमालोल के पास, बिटॉक्सोलोल के पास नहीं होती, बाकी एथिनोलोल, एस ब्यूटालोल के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, तो इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ाने वाली कौन सी ड्रग होती है। वैसे इंट्राओकुलर इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये कीटामीन होती है। वैसे CNS MCQ लिया गया है। ओके, अब ये दोबारा CNS का MCQ आ गया है कि जो लीवोडोपा के पेरिफेरल साइड इफेक्ट होती है वो किससे डैमेज हो सकते हैं, कार्बिडोपा को मिलाने की वजह से, ठीक हो गया। इसके बाद हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कौन से क्लास से हो सकती है, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से होती है। ये CNS के MCQ यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इथोसुक्सामाइड L टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। ओके, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ट्रेमर हो रही है, तो लिथियम याद कर लेना आप। ओके, ठीक है। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्ट कार्डिक इफेक्ट के लिए तो वो बीटा 1 होता है। नेक्स्ट है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है, हाई सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन है, ऐसी ड्रग देनी है जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर दे, तो लेबिडोलोल, कैल्बिडोलोल आ जाती है। नेक्स्ट है फार्मर है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है और इसके लिए प्रेलिडॉक्सिम और एट्रोपिन देते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, इनसे क्या एसोसिएटेड नहीं होता। ओके, तो जो डिपोलराइजिंग होते हैं वो इनिशियली एक्टिवेट करते हैं एसिटाइलकोलिन को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि वो कौन सी ड्रग होती है, कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थीनिया क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो एट्रोफोनियम होती है। एग्रीकल्चर है, तो वंस अगेन ऑर्गेनोफॉस्फेट है, तो मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर बल्कि यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मर है, एंटीडोट है, ये कुछ और MCQ दिया हुआ है। मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, ऑन सेट ऑफ ब्लेडर और इनकॉन्टिनेंस है, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर वाला आ जाएगा। ओके, इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडेशन है। इसके बाद है टॉक्सिक डोसेज ऑफ एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन ब्रोंकोस्पैज्म नहीं करवा सकती। 28 की तरफ चलते हैं, तो जो कारपेंटर होता है हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया होता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, तो फिर कौन से ड्रग यूज़ करेंगे हम, डोपामीन यूज़ कर सकते हैं। ओके, शॉक में चला गया बंदा, न्यूरोजेनिक शॉक में चला गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि नियोस्टिग्मिन अप्लाई की गई है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर और GIT इफेक्ट आना शुरू हो गया एक्सेस विगल टोन के। एट्रोपिन दी गई है, एट्रोपिन की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एट्रोपिन की वजह से यहाँ पर लिखा है कि पैरालिसिस ऑफ रिस्पायरेटरी मसल, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से। ग्लूकोमा दिया गया है, तो कौन सी ड्रग होती है जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देती है, और इसके अलावा इसका प्यूपिलरी साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो
हम कह सकते हैं कि जो टीमालोल होती है यही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, वाइट एंकल ग्लूकोमा वगैरह के लिए जो इकोथायोफेट एस्ट्राजोलामाइड होती है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्राजोलामाइड भी एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन को कम कर देती है। टीमालोल वैसे बीटा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर के कोई रिसेप्टर्स वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन जो एस्ट्राजोलामाइड है वाइट एंगल ग्लूकोमा में इस्तेमाल कर सकते होते हैं। पिपुलरी साइज के ऊपर एस्ट्राजोलामाइड का कोई इफेक्ट होता है, तो इसके दो ऑप्शन बन सकते हैं। बीटा ब्लॉकर भी तो हो सकता है क्योंकि बीटा रिसेप्टर भी पीपल के ऊपर नहीं होते। ओके, और उन्होंने पूछा हुआ किया है कि जिसका डिक्रीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। चलो फिर आगे चलते हैं। मिथेनाकोल हम देते होती है फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस एंड द पोस्ट ऑपरेटिव ब्लेडर एटोनी, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम मिथेनाकोल देते होते हैं। ओके, तो मिथेनाकोल की वजह से क्या नहीं होगा, तो उसके मिथेनाकोल चूंकि मस्कुलिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करती है तो मसल की ट्विचिंग नहीं होगी जो कि निकोटीनी की वजह से होती है। नेक्स्ट सक्सिनालकोलिन है, मसल की फैसिकुलेशन से रिलेटेड है। कैटरेक्ट की रिमूवल है, तो पाइलोकार्पिन की ड्रॉप्स दी गई है। पाइलोकार्पिन क्यों देते हैं? पाइलोकार्पिन वो होती है पैकोलिनोमिमेटिक होती है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक होती है, मियोसिस के लिए देती है। कौन सा बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जिसके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, तो वो होता है पिंडालोल और एस बीटालोल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि फेंटिंग एपिसोड है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होती है, तो वो अल्फा 1 ब्लॉकेट की वजह से होती है। यहाँ पर उन्होंने अल्फा ब्लॉकर लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, डाइफिन हाइड्रामीन की वजह से भी हो सकती होती है। हेलोपेरिडोल का इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो आई थिंक डाइफिन हाइड्रामीन को आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। हैव फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बीटा 2 एगोनिस्ट के कौन सा एक्शन नहीं होता, तो बीटा 2 एगोनिस्ट ये साइक्लिक एमपी को बढ़ाते हैं ना कि काम करती है। आगे विलेजर आगे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है, तो कौन सी ड्रग दोगे, तो आप क्या दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रोफोनियम दोगे, हालांकि एट्रोपिन और पैरालिडोक्सिन देनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीवियर पेन है, आइज के अंदर रेडिनेस होती है, रैपिड लॉस ऑफ विजन होता है। एग्जामिनेशन में पता चला कि इसका इंट्राओकुलर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो कौन सी इंट्रावीनस ड्रग इंडिकेट कराएगी, तो इंट्रावीनस ड्रग जो हम इंडिकेट करते होते हैं, ठीक है, ओके, तो वो मैनिटोल होती है। इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हुआ है, और कोई ड्रग यहाँ पे हो नहीं सकती डाययूरेटिक वाले में। ओके, फेशियल स्पैजम है, ऐसे ड्रग से ट्रीट किया गया जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देती है, तो ये बोचुलिनम की बात कर रही है। और पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग का क्या एक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर ड्राई माउथ सिक्रेशन कम हो जाती है। अब न्यूरोनल कैटिकोल अमीन ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर अप्लाई किया गया, तो क्या चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर एक्सेसिव स्वेटिंग, ओके, डायलेशन ऑफ प्यूपिल है, या फिर इनवॉलंटरी हम कह सकते हैं कि कैटिकोलामिन ट्रांसपोर्टर दिया गया, डेट इनहिबिट द न्यूरोनल कैटिकोलामिन ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने वाली कौन सी ड्रग होती है, ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने वाली कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, क्योंकि वही कैटिकोलामिन के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। जब ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगी तो फिर इनका फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेस स्वेटिंग है, ठीक है, ये हो सकती है। ओके, आगे डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, फ्लशिंग ऑफ स्किन है, सीडेशन है, तो इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना आप बुक से। इसके बाद 41 है, आ मैन रिसीव अ ड्रग डेट इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी है, तो साइक्लिक जीएमपी के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, हेडेक यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि साइक्लिक जीएमपी किससे ज़्यादा बढ़ता होता है, साइक्लिक जीएमपी नाइट्रिक ऑक्साइड से बढ़ता होता है। ठीक है, वो मेनेंजियल हेडेक करवा सकती है। आगे कौन सी ड्रग इनिशियल मसल फैसिकुलेशन प्रोड्यूस करती है, तो वो सक्सिनालकोलिन होती है। टॉपिकल ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रॉपिकेमाइड, तो ट्रॉपिकेमाइड के देने की वजह से क्या होगा, आयरस स्फिंक्टर मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। एस्थमा है, उसको एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट से ट्रीट किया गया है ताकि ब्रोंकोस्पैज्म को प्रिवेंट कर सके। ओके, तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट की बात कर रहा है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से क्या होता है, स्ट्राइमर है, टैकीफाइलेसिस हो जाती है, टैकीकार्डिया वगैरह होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप डस्टर पायलट, एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो जो डेथ की वजह होती है वो रिस्पायरेटरी फेलियर होती है। बीटा 1 एगोनिस्ट कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिटरमिन करती है। इकोथायोफेट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को निबेट करना शुरू कर देती है। एड्रेनालिन, डोपामीन, ये तीनों क्या करती है, जीएस के जरिए काम करती है। कौन सी ड्रग इंट्राओकुलर प्रेशर इंट्राक्रेनियल प्रेशर होना चाहिए था, तो कीटामीन होती है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद अ लो एक्सट्रैक्शन रेशियो, लॉन्ग हाफ लाइफ और इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, तो वो कौन सी होती है, वो यहाँ पर अब देखो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी लिखी हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने लेबेटोलोल को सिलेक्ट किया हुआ है। वैसे इसके पास लेबेटोलोल के पास होती है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन बीटा 2 की वजह से होती है। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या देंगे, नियोस्टिगमिन देते होते हैं। इन्फेंट के अंदर जो एट्रोपिन है वो हाइपरथर्मिया करवा देती है। स्टेटस एस्थमेटिकस है, तो कौन सी चॉइस या कौन सी ड्रग सबसे बेस्ट होती है, तो अमाइनोफाइलिन स्टेटस एस्थमेटिकस में दे सकती है। सिलावा पेराडिनोस्टेरोन होती है। स्केलेटल मसल के ऊपर जो रिसेप्टर होती है, स्केलेटल मसल एंड प्लेट के ऊपर, तो वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं एसिटाइलकोलिन, मस्क्रीनिक
स्केलेटल मसल के ऊपर सिर्फ निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं, एसिटाइलकोलिन और निकोटीन। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी बंदे को अरेस्ट किया गया ऐसी ड्रग लेने के ऊपर जो कि न्यूरोनल कैटेकोलामिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है, तो वो कोकीन है और कोकीन की वजह से सीडेशन हो सकती है। चलो ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिक जीएमपी, तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। ओके। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो सक्सिनाइलकोलिन के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? रूकोरोनियम है। ओके। मोस्ट रैपिडली एक्टिंग होती है, तो ये बुक की स्टेटमेंट है। इसके बाद माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एड्रोफोनियम यूज़ करते होती है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर किसी काम के लिए नहीं होती क्योंकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर तमाम ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देती है। फार्माकोडायनेमिक ऑफ एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, तो कौन सा? बीटा ब्लॉकर बीटा 1 स्पेसिफिक होता है, तो जो ए से लेकर एम होते हैं सारे बीटा 1 स्पेसिफिक होते हैं। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मेटाप्रोलोल होगा। नेक्स्ट है सीवीएस रीनल और हिमाटोलॉजिकल। लेटानोप्रोस्ट जो कि PGF2 अल्फा होती है, तो ये किसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम जो लेटानोप्रोस्ट होती है ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ओपन एंगल ग्लोकोमा। नेक्स्ट है 19 ईयर ओल्ड वुमेन, लेथार्जी है, फटीग है, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ पड़ा है, ठीक है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो फेरस ग्लूकोनेट देंगे। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब किया गया ऐसी ड्रग के लिए जो एसाइटिस के लिए थी, लेकिन उसकी वजह से गायनिकोमास्टिया, हाइपरकलीमिया और ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो है, तो वो बेस्ट कौन होगा? गायनिकोमास्टिया स्पाइनोलैक्टोन की वजह से होती है। नेक्स्ट है योहेम्बिन, तो योहेम्बिन की वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाती है। नेक्स्ट है कि अनईजी फीलिंग होती है चेस्ट में, पता चला कि एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना है, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करना शुरू कर दिया है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से क्या होता है? थ्रोमिंग, हेडेक हो जाता है। नेक्स्ट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? सिलेस्टाजोल होती है। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, तो पता चला कि इसको लेने के बाद क्रिएटिनिन और ट्रांसअमाइनेज का लेवल ज़्यादा हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टैटिन था। नेक्स्ट हम चलते हैं अंजाइना के लिए। ओके, तो अंजाइना के लिए क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन वाया सबलिंगुअल रूट, इमीडिएट इमरजेंसी वगैरह के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्यूट एमआई है, तो उसको ऐसे ड्रग से दिया गया, एंटी रिदमिक ड्रग थी ताकि फोकल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर सके, लेकिन उसकी वजह से जनरलाइज सीजर एक्टिविटी हो गई है। अब सीजर एक्टिविटी क्यों एक्सप्लेन होती है? लिडोकेन की टॉक्सिसिटी, क्योंकि लिडोकेन दोनों कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की वजह से क्या होता है? मेनिंजियल हेडेक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेजोडायलेटर, तो वेजोडायलेटर की वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी वजह से हो सकता है? इम्यूनोट्रियोन की वजह से हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है कि रीबाउंड हाइपरटेंशन क्लोनिडीन की वजह से होती है। मोस्ट सेंसिटिव टू द वेजोप्रेसिन, तो वेजोप्रेसिन के लिए जो सेंसिटिव होते हैं वो वेस्कुलर स्मूथ मसल लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो, इसके बाद किडनी स्टोन है, डायूरेटिक दी गई है जो कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन मिनिमाइज कर देती है, और गाउट हो गया तो वो थायराइड डायूरेटिक थी। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरटेंशन और एंजाइना है। ओके, तो एडवर्स इफेक्ट जो नाइट्रोग्लिसरीन और प्राजोसिन के अंदर कॉमन होता है, तो वो होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एसटी सेगमेंट इस्कीमिया हो चुका है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, तो एरिथमिया को हमने ट्रीट करना है किससे? लिडोकेन से, ठीक है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए लिडोकेन यूज़ करते हैं, लिग्नोकेन भी कहते हैं इसको। एनसेड है क्रॉनिक पेन के लिए, ब्लीडिंग अल्सर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए माइसोप्रोस्टोल देती होती है। एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ एस्टामाइनोफेन है, तो काज ऑफ डेथ क्या होता है? लीवर फेलियर, हिपैटोटॉक्सिटी होती है। नेक्स्ट है एलिवेटेड LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एट्रोवास्टैटिन दी हुई है। अब एट्रोवास्टैटिन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है, किस तरह से कम करती है? HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक एनीमिया है और न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज होती है, ठीक है। तो कौन सी ड्रग हमें रिक्वायर होगी? तो मैक्रोसाइटिक है तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 वगैरह कह सकते हैं, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल है तो विटामिन B12 का आपने यूज़ करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन यूज़ करते होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव है तब हम यूज़ करेंगे ACE इनहिबिटर। ओके, इसके बाद रिफ्रैक्टरी वेंटिकुलर और इंट्रैक्टेबल सुप्रावेंटिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए फ्लैसिनाइड्स यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टरी वर्ड की वर्ड है हमारा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि JVP बढ़ा हुआ है, पैडल एडिमा है, हिपैटोमेगाली है, HB का लेवल कम हुआ पड़ा है, तो इस पेशेंट के बारे में क्या बात? बिल्कुल ठीक है। डिस्निया भी हुआ पड़ा है, तो पल्मोनरी एडिमा हुआ है, और डायूरेटिक कैन रिक्वायर द मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा पोटेशियम लेवल। हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, विच आर द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट लाइन पे। अब एडिमा है तो डायूरेटिक लेनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है 25, कौन सी डायबिटिक है जो हेडेक, वॉमिटिंग और सोडियम लेवल को बढ़ा देती है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, तो वो कौन सी होती है? मैनिटोल होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एब्सस है इन सीएन और ड्रेनेज दिया गया है, लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करने के बाद एक्यूट चेस्ट पेन है और सिमिलर टाइप ऑफ पेन उसको पास में भी हो चुका है, तो एंजाइना का पेशेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन वाया सबलिंगुअल रूट से देंगे। एंटी रिथमिक ड्रग दी गई है मल्टीफोकल प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए और जनरलाइज सीजर एक्टिविटी है, तो लिडोकेन की टॉक्सिसिटी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो कौन सी ड्रग प्रोफाइलैक्टिक एंटी रिदमिक होती है? तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम वैसे बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर यहाँ पे है ही नहीं, तो लिडोकेन हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को मैनेज करने के लिए हम अमाइनो कैप्टोइक एसिड देते हैं। ट्रेमाडोल के बारे में क्या बात की है? ये सेरोटोनिन रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 31 एमसीक्यू की तरफ। 31 ईयर ओल्ड मैन मैलिग्नेंसी है, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो पता चला कि कार्डियोमायोपैथी है, तो डॉक्सोरोबाइसिन की वजह से होती है ऐसा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि एस इनहिबिटर की वजह से जो कफ होती है वो ब्रैडिकाइनिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है। एंटी हाइपरटेंसिव फीमेल कंसीव करती है, तो कौन सी मोस्ट सूटेबल होगी उसके लिए? तो मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर सकती है। आरबीसी के अंदर कौन सी मेटाबोलाइज होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज मेटाबोलाइज इन आरबीसी? तो एस्मोलोल है, सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है। एसेंशियल ट्राइमर को मैनेज करने के लिए प्रोपेनोलोल यूज़ करते हैं, ओके। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन तो सिलेस्टाजोल यूज़ करते हैं। एंटीप्लेटिलर थेरेपी है, तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिटिक प्रोपोरिया हो गया, तो ये टिक्लोपिडीन की वजह से होता है, ओके। आगे कौन सी ड्रग होती है जो आगे ब्लड शुगर लेवल को ख़राब कर देती है? तो नियासिन होती है। हाइपर ग्लाइसीमिया करवा देती है। हाइपोलिपिडेमिक थेरेपी है, तो पता चला कि केराटिन काइनेस के लेवल ज़्यादा हुआ है, तो मायोपैथी हो गया। स्टैटिन का यूज़ किया था। सिंकोनिज्म क्विनिडीन या क्विनिन की वजह से होता है। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन होती है, तो ये किसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है? तो वीकली एसिडिक है, ठीक है। 42 की तरफ चलते हैं, तो डिजीनेस, फ्लशिंग, नोजिया, डिपेंडेंट एडिमा और कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कौन सी ड्रग दी गई है? तो कॉन्स्टिपेशन है, तो विरापेमिल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि डायरेक्ट वेजोडायलेटर के क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं? तो जो डायरेक्ट वेजोडायलेटर होती है ये सोडियम और वाटर की टेंशन करवा सकती है, क्योंकि कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करवा देती है, बीपी को गिरा देती है। नेक्स्ट है कफिंग है, ठीक है, कार्डिक हिस्ट्री है, ब्रोंकोडायलेटर है, तो कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई थी? तो इपराट्रोपियम यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी सीओपीडी बता रही है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी इसका कार्डिक इफेक्ट से कम था ना, तो एंटी मस्कुलिनिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साबा और लाबा यूज़ नहीं कर सकते। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नॉर्मल टैग है, तो हम कौन सी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं? स्टैटिन यूज़ कर सकते हैं, ओके। वारफरिन सोडियम है, तो रैपिड थेरेपी के अंदर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ओके। और फैक्टर 7 लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर डिक्लाइन मोस्ट रैपिडली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ वारफरिन थेरेपी? अब ये पता नहीं कहाँ से लिया गया एमसीक्यू, उसको नोट कर लेना, फैक्टर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, प्रोफाइलैक्टिक एंटी रिदमिक ड्रग दी गई है, तो बीटा ब्लॉकर्स होती है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एटिनोलोल और लिडोकेन वगैरह ये दोनों होती है। नेक्स्ट है सफरिंग फ्रॉम एट्रियल एरिथमिया, टिनाइटस, हेडेक, डिजीनेस है, एंटी रिदमिक ड्रग है, तो क्विनिडीन दी गई है उसको, ओके। इसके बाद स्टेबल एंजाइना है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, तो कौन सी ड्रग ने हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया करवा देना है? तो वह कोलेस्ट्राइमीन होती है, ओके, ठीक हो गया। यानी ये टैग के लेवल को बढ़ा देती होती है कोलेस्ट्राइमीन, जबकि कम करने के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं? कम करने के लिए हम फाइब्रेट्स यूज़ करते हैं, जैम फिब्रोसिल फिनोफाइब्रेट है। 50 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, तो 50 एमसीक्यू में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अप्लाई की गई है, जब में ब्लड प्रेशर 160/90 था, ठीक है। तो पता चला कि ब्लड प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन एंकल एडीमा हो गया, फ्लशिंग हो गया, तो किसकी वजह से हो सकती है? ये एमिलोडिपिन की वजह से हो सकती है, ठीक है। कि ये वेसल्स की बजा के काम करते हैं, वेन्यूल्स की टोन को ख़त्म कर देती है। 51 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, इमरजेंसी सेंटर में है, बीपी 185/130 हो गया है, तो इमरजेंसी थेरेपी के लिए हम डाइजोक्साइड, एनडीएफ, नाइट्रोपेरोक्साइड, डाइजोक्साइड, फिनोल्डोपाम यूज़ करते हैं। अब कौन सी ड्रग ब्रैडिकार्डिया नहीं करवाती? तो जो बीटा ब्लॉकर होती है वो ब्रैडिकार्डिया करवा देती होती है, लेकिन जो कंपनसेटरी टैकीकार्डिया करवाएगा तो उसमें हाइड्रोलाजिन आ जाएगा। हाइपरकलीमिया एस इनहिबिटर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, और इसके अलावा स्पाइरिनोलैक्टोन के लिए भी होती है, ओके। जो डाइजोक्सिन की वजह से क्या होता है ईसीजी के ऊपर? तो पीआर इंटरवल बढ़ जाता होता है। थायराइड के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? तो थायराइड है, ये क्या होती है? थायराइड की वजह से हाइपोकलीमिया हो सकता है, ओके, ठीक है। और कोई यहाँ पर डिसएडवांटेज यहाँ पे कोई अच्छा मिल नहीं रहा। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोपेनोलोल है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्डिक प्रॉब्लम हो गई है।
लेकिन फिजिशियन अब उसकी डोज को टेपर डाउन कर रहा है। अब उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो प्रोपेनोलोल है वो पार्शियल एवी ब्लॉक करवा देती है। नेक्स्ट है कि एक्यूट हार्ट फेलियर का केस है, तो उसको मैनेज करने के लिए बेस्ट मैनेज किससे होगा। ओके, तो एक्यूट हार्ट फेलियर के लिए डोपामीन और डोबिटामिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 58 ईयर ओल्ड मैन है, LDL-C लेवल 170, HDL-C 50 है। ओके, यानी LDL बढ़ा हुआ है, HDL कम हुआ पड़ा है, ट्राई लेवल भी ज़्यादा हुआ है। ओके, तो क्या यूज़ करना चाहिए उसको। अब यहाँ पे वैल्यूज़ वैसे दी भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे नियासिन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता। तो आई थिंक HDL उसका शायद ठीक है, लेकिन LDL बढ़ा हुआ है तो उसके लिए स्टैटिन, वरना अगर LDL बढ़ा होता, HDL कम होता, टैग बढ़ा होता, तब उसके लिए हम नियासिन यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग हो रही है एस्पिरिन की वजह से। तो जो एस्पिरिन होती है ये कितने ड्यूरेशन तक जाके काम करती है, तो यहाँ पर 7 दिन है। आप इसको देख लेना, कंफर्म कर लेना किताब से। गायनिकोमास्टिया, हाइपरकलीमिया और मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी स्पाइरोलैक्टोन की वजह से होती है। सब रेकनॉइड हैमरेज है, तो सब रेकनॉइड हैमरेज को ट्रीट करने के लिए नीमोडिपिन यूज़ करते हैं, ये बिग कैट्सन के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद माइल्ड हाइपरटेंशन है, सीवियर चेस्ट पेन एक्सरसाइज में ECG की गई तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एंटीरियर वाल के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सडन ट्रीटमेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस आ जाता है। DVT है, अनफ्रैक्शनेटेड हाइपरिन दिया गया है, पता चला कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, लेकिन उसको इंट्रावीनस एंटीकोगुलेशन दी गई है, तो इंट्रावीनस एंटीकोगुलेंट के अंदर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर आते हैं, इसमें लैपिरोडिन होता है। ओके, जो डेबिगैट्रान है ओरल फॉर्म में देते हैं। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के लिए इन्फेंट के अंदर तो इंडोमेथासिन देते हैं, जबकि मेंटेन करने के लिए PGE1 एनालॉग दे देते हैं। ठीक है, माइसोप्रोस्टोल दे देती है। ग्लिम्पिराइड सेकंड जनरेशन सल्फोनाल्यूरिया है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। ओके, इसके बाद सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी गई है, तो कौन सा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, तो साइक्लिक GMP के लेवल को बढ़ा देती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन है। ओके, तो एस इनहिबिटर को किस में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव होती है, जब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव कॉम टेस्ट आ जाता है, तो वो बेस्ट कौन सी होगी, मिथाइल डोपा होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम मेटाप्रोलोल और प्रोपेनोलोल। जो मेटाप्रोलोल होती है बीटा 1 सेलेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती होती है। DVT है, ओके, पोस्ट पार्टम लेडी है, ठीक है, हेपरिन दिया गया, तो हेपरिन क्या होती है, एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा सकती है। न्यूनेटेड पेटेंट डक्टस आर्टेरोसिस है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंडोमेथासिन वगैरह दे सकते हैं। ओके, एंटी एंजाइनल ड्रग दी गई है, लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गई है। स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, ओके, किस मैकेनिज्म से होती है, तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन मायोसिन लाइट चेन से होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैल्शियम कैलमेडोलिन की बाइंडिंग लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, नोजिया वॉमिटिंग है, ब्लड और वीएन है, एबनॉर्मल ब्लड वीएन होती है, पाल्पिटेशन होती है, तो कौन से ड्रग दी गई है, डाइजॉक्सिन है, डाइजॉक्सिन की वजह से वीएन खराब हो जाती है। ज़ेंथोप्सिया हो सकता है। ओके, येलो कलर स्पॉट्स बना शुरू हो जाती है। फ्लशिंग है, प्रूराइटिस है, हाइपरलिपिडीमिया, तो वो कौन से ड्रग होती है, नियासिन वाली होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव फटीगेबिलिटी है। ओके, एनोरेक्सिया है, लो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है, मेन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड सीरम कंसंट्रेशन है मिथाइल मेलोनिक एसिड की, तो एप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी कौन सी होगी। ओके, ठीक है, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ब्लीडिंग है, वारफिन को कम कर दिया है फॉर गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, तो कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो वारफिन से इंटरेक्ट करती है, तो यहाँ पर इन्होंने सिफोटिटान हाइपोप्रोथ्रोम्बिया करवाती है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिमिया, सिफोटिटान, सिफामेंडोल और सेफपैराजोन। इसके बाद हाइपरटेंशन और लार्ज प्रोस्टेट है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम प्राजोसिन, टेराजोसिन वगैरह दे देते हैं। ओके, पेरिफेरल एडिमा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, तो एडिमा को ट्रीट करने के लिए, और वो भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो उसके लिए हम एस्पाजोलामाइड यूज़ करते हैं। ट्राई कफ है, तो उसके लिए हम ब्रेडिकानिन यूज़ करते हैं। ट्रामाडोल के बारे में क्या बात ठीक है, तो ट्रामाडोल सिरोटिनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एट्रियल फिब्रिलेशन है, पेशेंट वारफरिन ले रहा है, तो वारफरिन के बारे में क्या ठीक होता है, तो जो वारफरिन है, ओके, तो जो वारफरिन की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो एंटीडोट है वो माइनोकैप्रोइक एसिड होता है। इसके बाद 83 MCQ है, तो 83 MCQ में सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने वाली फ्यूरासिमाइड होती है। ओके, ठीक है, एक्यूट अस्थमा के लिए कौन सी ड्रग होती है जो अस्थमेटिक अटैक को एट्यूनेट कर देती है, तो एक्यूट के लिए अल्बिटिरोल यूज़ करती है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के लिए इंडोमेथासिन होती है। ओके, ठीक है, इसके बाद ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो प्राजोसिन यूज़ करते हैं। ओके, पिराजोसिन, डॉक्साजोसिन है। लिवर की वजह से नोजिया, हाइपोटेंशन और कार्डिक एरिथमिया होती है, उसको डिमिनिश करने के लिए कार्बिडोपा दे देती है। नेक्स्ट है कि हाइपरटेंशन है, रिसेंटली डायग्नोज हुई है, तो मोनोथेरेपी स्टार्ट करनी है। ओके, ताकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर सके और सोडियम वाटर की रिटेंशन को कम कर सके। लेकिन कफ आ गया है, तो कौन से
जो सेम बेनिफिट है लेकिन कफ नहीं करवाती, तो वो ARB होता है, लोसार्टेन होती है। नाइट्रेट्स को स्टेबल एंजाइना के लिए देती है, तो वो पैराडॉक्सिकल मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देती है। ओके, ठीक हो गया। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी होती है? बीटा ब्लॉकर हम अप्लाई करते हैं साथ इनके। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। तो सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए हम यूज़ करते हैं एडिनोसिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और पैरोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए भी एडिनोसिन यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ TFT रीनल फंक्शन, तो किसके लिए होती है? एमिड्रियोन के लिए होती है। ओके, क्योंकि इसने पल्मोनरी फिब्रोसिस वगैरह करवा देनी होती है, थायराइड डिसफंक्शन करवा देना है, नेफ्रोपैथी वगैरह करवा देनी होती है। आगे क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा कम हो जाता है वारफेरिन के बाद? तो 7th वाला, ये पहले भी आ चुका है। हिस्ट्री ऑफ हैवी अल्कोहल है, डिस्निया, एग्जॉशन है। लैब डायग्नोसिस के तो पता चला कि HB का लेवल कम है, सफेरोसाइड काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ है, और ख़ास तौर पे अगर आप देखो हिस्ट्री है, हैवी अल्कोहल अब्यूज़ किया है, डिस्निया है, लैब डायग्नोसिस, सफेरोसाइड्स होती है, तो हीमोग्लोबिन कम है, तब आई थिंक आयरन देना चाहिए। फोलिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो इसको देख लेना आप इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इफ गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज रीनल डैमेज, तो वो एस इनहिबिटर होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो कौन सी ड्रग प्रोफाइलैक्टिक एंटी रिदमिक थेरेपी के तरह इस्तेमाल होती है? तो कौन सी इस्तेमाल होती है? बीटा ब्लॉकर यूज़ होती है, मेटाप्रोलोल वगैरह। इरिथ्रोपोइटिन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल होता है? तो इरिथ्रोपोइटिन हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? एनीमिया इन द क्रॉनिक हार्ट फेलियर, इसके अलावा एड्स वाले पेशेंट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट नो। नेक्स्ट है कि कौन सी एंटी रिदमिक होती है जो कि गैंग्लिया के ब्लॉक कर देती है? तो क्विनिडीन होती है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर इफेक्ट, इसके पास कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ओके, इसके बाद एजेंट्स होते हैं जो कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। HMG को रिडक्टेस इनहिबिटर में स्टैटिन आ जाती है। ओके, हेल्थी 58 ईयर ओल्ड मैन है, LDLC लेवल 170 मिलीग्राम है, HDLC 50 मिलीग्राम है, ट्राइग्लिसराइड लेवल 105 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्रोनरी हार्ट डिजीज का कोई रिस्क नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा कौन सी ड्रग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं? तो स्टैटिन होती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कैरबिडोल यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, तो वो मिथाइल डोपा होती है। कौन सी टर्मिनोलॉजी हेपरिन के एंटी कोगुलेंट इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है? तो वो केमिकल एंटागोनिस्ट होती है। वेरिएंट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? हम वेरिएंट एंजाइना के लिए ड्रग यूज़ करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर हम यूज़ नहीं कर सकते। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, डाइजॉक्सिन दी गई है, जिसने डायूरिसिस करवा दी है। तो जो डायूरिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? डाइजॉक्सिन के केस में कार्डिक फंक्शन को इंप्रूव करा देना, ठीक है, कार्डिक आउटपुट को इंप्रूव कर देना। इमरजेंसी या सीवियर हाइपरटेंशन है, ओके, तो इमरजेंसी के अंदर डाइजॉक्साइड यूज़ कर सकते हैं। साइनोसेप्टियम एंजाइना पेक्टोरिस के लिए तो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन ले लेते हैं। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल होती है, तो कैप्टोप्रिल की वजह से एंजियोएडिमा हो सकता है। नेक्स्ट है कि कौन से एजेंट्स होते हैं जो एंडोजीनसली काम करते हैं और यूजफुल एंटी रिथमिक ड्रग होते हैं? तो वह एडिनोसिन होता है, ठीक है, ओके, एंटी रिथमिक है। नेक्स्ट है अ मैन विद एपिसोडिक सीवियर हाइपरटेंशन, तो इसका एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हुआ है, फियोक्रोमोसाइटोमा है। ओके, ठीक है। सर्जरी से पहले ब्लड प्रेशर को कम कर देना, तो ड्रग क्या होती है? फिनॉक्सी बेंजामीन होती है, जबकि सर्जरी के दौरान फिनटोलामीन यूज़ करते हैं। टेंडर और स्वालन गम्स है, ओके। हिस्ट्री ऑफ पुअर डेंटल हाइजीन है, डेंटल प्लैक्स है, तो वह किसको इंडिकेट कर रही है? तो निफाडिपिन है, इसको नोट कर लेना आप। ओके, इसके बाद हाइपरटेंसिव पेशेंट है, एस इनहिबिटर के थेरेपी पर रखा गया है। 4 दिन के बाद पता चला कि ड्राई कफ हो गया है, तो ड्राई कफ किसकी वजह से होती है? ब्रैडिकाइनिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है। हाइपरटेंशन है, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइपरटेंशन के लिए प्रेगनेंसी के अंदर? तो वो मिथाइल डोपा होती है। हाइपोग्लाइसीमिया, मास्क हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसको अनमास्क करने के लिए थायोजाइड डायूरेटिक हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी कैट 6 MCQ आया हुआ है। नेक्स्ट है कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, हार्ट फेलियर है, डाइजॉक्सिन पे इसको हमने दिया हुआ है, तो कौन सी डायूरेटिक हम डाइजॉक्सिन के साथ रेकमेंड करते हैं? ठीक हो गया, जो कि हार्ट के ऊपर लोड को कम कर देती है। जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो हम यूज़ कर सकते होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाइपरकलीमिया करवाती है, और अगर हाइपरकलीमिया हो भी जाए तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट नहीं होती। ओके, अब आ रही है CNS फार्माकोलॉजी की। तो बैक्लोफिन गावा बी के लिए स्पेसिफिक होती है। डेक्सामेथासोन की थेरेपी के बाद प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल 20 ग्राम बढ़ गया है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, डैट मीन्स कि कुशिंग सिंड्रोम है। एक होता है कुशिंग डिजीज़ होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है। इसके बाद कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है जिसका वाइडर थेरापेटिक यूजेस होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए और मेनिक फेस ऑफ बाइपोलर के लिए, तो कार्बामेज़ापिन होती है। आगे लोकल एनेस्थेटिक होती है, तो इफेक्ट शो करती है किस तरह से? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है।
ओके, ओल्डर टीसीए के अंदर सारे इफेक्ट शेयर होते हैं, कौन सा नहीं होता, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन एसएसआरआई की वजह से होती है। ओके, तो हीरोइन है, हीरोइन का एडिक्ट है तो मेथाडोन देती है, मेथाडोन लॉन्गर एक्टिंग होती है, ठीक है, हीरोइन से, तो विड्रॉल ज़्यादा इजी होता है। ब्रीफ जनरल एनेस्थीसिया है, तो जो सेफर और फास्टेस्ट होती है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक अप्लाई किया गया है तो एनाल्जेसिया हो गया, और कैटाटीनिया हो गया तो वो कीटामीन की वजह से होती है, कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट भी होती है। ओके, 12 ईयर ओल्ड बॉय है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, गम्स का हाइपरप्लेजिया हो गया तो वो फेनेटोइन है। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस मॉर्फिन के किस एक्शन की डेवलप नहीं होती, तो जो सिग्निफिकेंट टॉलरेंस होती है ये कौन सी एक्शन के अगेंस्ट डेवलप नहीं होती, तो वो मियोसिस और कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी हेड इंजरी के अंदर एनेस्थेटिक हम यूज़ कर सकते हैं, तो केटामीन है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वैसे बारबिचुरेट जो फिनोबार्बिटल होती है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देती है। इसके बाद कौन सी एंशियोलिटिक होती है जो कि जिसके पास सेडेशन नहीं होती, तो वो बसबिरोन होता है। वेसोकंस्ट्रक्टर आर लेस इफेक्टिव इन प्रोलॉन्गिंग एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, तो वो ब्यूपीवकेन होती है, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद लिथियम की थेरेपी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, गोइटर वगैरह भी हो सकता है। ओके, तो मिनिमल एल्विलर कंसंट्रेशन हेलोथिन की 0.75 होती है, इसकी वैल्यू उसको रट्टा मार लेना। कौन सी ड्रग हेलोसिनोजन है, तो हेलोसिनोजन के अंदर कौन सी ड्रग होती है, तो कैनाबिस इंडिका ये हेलोसिनोजन होती है। हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन के लिए ड्रग और चॉइस कौन सी होती है, हाइपरकाइनेसिया को ट्रीट करने के लिए मिथाइल फेनिडेट होती है। टेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए डेफिसिट इस्तेमाल करते हैं। मालिग्नेंट हाइपरथर्मिया तो उसको ट्रीट करने के लिए डेंट्रोलिन है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोमाक्रिप्टिन एंटागोनिस्ट होती है प्रोलैक्टिन का। ओके, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक होती है, पारेंटरली नहीं देते, तो कौन सी होती है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बेंजोकेन लिखा हुआ है, तो टॉपिकली वैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, इसके बाद कौन से एजेंट एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम को प्रोड्यूस करता होता है, तो हैलोपेरिडोल का सबसे ज़्यादा होता है। बेंजोडाइजेपिन की एक्टिव मेटाबॉलिज्म होती है, तो कौन सी पैनिक अटैक के लिए इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने क्लोराजिपेट लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो उसको देख लेना किताब में से। नेक्स्ट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स ओपीडी में गया है, पैटेड एब्सेंट सीजर है विद कौन कॉमिटेंट, तो लैमोट्रिजन यूज़ करते हैं। ओके, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, हैलोपेरिडोल दी गई है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है, तो कौन सी ड्रग प्रेफर करोगे फॉर द एडवर्स रिएक्शन है, तो बेंस्ट्रोपिन होती है, ठीक है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए, जिसको बेंसाइजोल वगैरह भी कह सकते हैं। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है लेकिन लोकल एनेस्थेटिक नहीं होती और 1B के अंदर भी आती है। ओके, तो फेनिटोइन आ जाती है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं अब कौन सी ड्रग न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो डेस्मोप्रेसिन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक इज कॉज एनाल्जेसिया कैटाटोनिया, तो वो कीटामीन होता है। एपिलेप्टिक है, एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी पर रखा गया है। ओके, तो ड्रग्स इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, तो कार्बामेज़ापिन के पास होती है। वेलिप्रोइक एसिड और फ्लोक्सेटिन ये दोनों इनहिबिटर होती है मेटाबॉलिज्म के। ओके, चेन स्मोकर है, स्मोकिंग को क्वाइट करना है तो विरानिसिलिन यूज़ करेगा। इसके अलावा बुप्रोपियोन भी यूज़ कर सकते हैं स्मोकिंग सीजेशन में। बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इफिड्रिन, और इसके अलावा टीसीए वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, ठीक है। अब कार्बिडोपा और लीवोडोपा के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या फ़ायदा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बिडोपा और लीवोडोपा, पहला ये कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को आई थिंक अल्फा ही बनता है यहाँ पर, सही, ठीक है। ओके, ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 32 की तरफ चलते हैं। अ पेशेंट कम्स टू द फिजिशियन विद अ कंप्लेंट ऑफ डिस्टर्ब स्लीप है, तो पता चला कि उसको सोने में नींद नहीं आती, ठीक है, ठीक है, डिफिकल्टी इन गोइंग स्लीप है और फ्रीक्वेंट वेकनिंग है, तो ड्रग चॉइस कौन सी होगी, टीमाजिपाम यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 50 ईयर ओल्ड एंटी हाइपरटेंसिव चेन स्मोकर है, दोबारा वही आ गया है, नहीं स्मोकिंग सीजेशन है तो वो प्रोपियोन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बॉडी एक है, डिप्रेशन है, तो उसके ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेलनाफेक्सिन, और वेलनाफेक्सिन के अलावा हम डिलॉक्सिडिन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि SNRI है, मिनिमल एल्विलर कंसंट्रेशन पोटेंसी को शो करती है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होती है इन एडवर्टेंट यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो कार्डियोटॉक्सिटी होती है, तो जो कार्डियोटॉक्सिटी बुप्रीवकेन की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। मॉर्फिन किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो मॉर्फिन किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो जो कैंसर की वजह से जो पेन होता है। सीजर है तो कौन सी ड्रग और चॉइस होती है, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर। ओके, और यहाँ पर आई थिंक एब्सेंट सीजर लिखा है तो उसके लिए इथोसोक्सामाइड होती है। ओके, नॉकटर्नल एन्यूरेसिस है तब हम इमीप्रामिन दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टर्मिनल स्टेजेस ऑफ बोन कैंसर है, पेन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए फेंटेनॉल देते हैं। ओके, ठीक है। एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग होती है और फिजिशियन ने डोमपेरिडोन सेलेक्ट की गई है ताकि वॉमिटिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सके या काउंटरैक्ट कर सके।
ओके। इसके बाद एक्यूट अटैक और माइग्रेन है, तो माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए सुमाट्रिप्टान वगैरह दे देते हैं। 46 एमसीक्यू की तरफ चलती है। बाइपोलर डिप्रेसिव इलनेस है, हिस्ट्री है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, मेनिक है, ट्रीटमेंट चाहिए तो कौन सी ड्रग मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इस मेनिया? तो मेनिया को ट्रीट करने के लिए कार्बामेज़ेपिन बेस्ट होती है। 47 एमसीक्यू की तरफ चलती है। फेंटेनाइल का मॉर्फिन के ऊपर क्या एडवांटेज होता है? तो ये सारे एडवांटेज इसके हवाले से है, ठीक है। 48 एमसीक्यू की तरफ चलती है। 35 ईयर ओल्ड शिजोफ्रेनिक पेशेंट अटेंड्स अ साइकियाट्रिक क्लिनिक, साइकियाट्रिस्ट ने एंटीसाइकोटिक ड्रग दी गई है, पार्किंसन लाइक सिम्टम आना शुरू हो गया है, तो पार्किंसन लाइक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए ड्रग और चॉइस कौन सी होती है हमारी? तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसाइक्लिन नहीं लिखी हुई है, पीसीपी, वैसे यही बनती है वरना एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होती है। 49 एमसीक्यू की तो चलती है। बाइपोलर डिप्रेशन है, मेनिक डिप्रेसिव है, लिथियम दी गई है, तो कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए? तो वो थायोजाइड होती है, क्योंकि थायोजाइड और लिथियम जो थायराइड होती है ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि लिथियम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करा देती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बेड वेटिंग क्या है? तो बेड वेटिंग के लिए सूटेबल ड्रग एफिल्ट्रिन होती है। आई थिंक हमने CNS के ऊपर MCQs ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टाइम्स को थोड़ा सा ड्रेन आउट कर रहे हैं मेरे, ठीक है। मेरी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो CNS की और बाकी आगे जो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई है MCQs बेस्ड, तो आप उन वीडियोस को देख लेना अगर आपको इससे आगे चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।